तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट एंगल्स के बारे में, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट एंगल क्या चीज़ है, देखो जब भी आपने देखा होगा बाल्टी में पानी भर दें तो पानी की लेयर ऐसी हो जाती है, टॉप फ्लैट, है ना। ये क्या है, बकेट, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अब देखो जो बकेट है, बकेट की ये जो विड्थ है या डायामीटर बोल दें, है ना। बकेट तो ऐसी होती है ना, सिलेंडर टाइप, या उसको हम बोलते हैं क्या, पार्ट ऑफ कोन। ऐसी सी बकेट होती है हमारी। मान लो ऐसे बड़ा ड्रम है हमारे पास एक कोई, तो ड्रम तो सिलेंडर टाइप होगा। तो ये डायामीटर बहुत बड़ा होता है, तो जो पानी की सरफेस आती है वो भी फ्लैट आती है। लेकिन अगर हम ड्रम की जगह एक पतली सी ट्यूब ले लें, बहुत पतली, ऐसी, तो इसमें जब भी हम कुछ लिक्विड भरते हैं तो वो लिक्विड देखो होना चाहिए था ऐसे फ्लैट, बट रियलिटी में वो कैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे भरा हुआ होगा, और कभी कभी देखेंगे तो वो ऐसे होता है, ठीक है। टॉप लेयर की बात कर रहे हैं, समझे। यही है वो चीज़ कि ये हमारी ट्यूब है, तो इसमें टॉप लेयर ऐसी मिली फॉर एग्जांपल हमें। ये टॉप लेयर कैसी मिलेगी, ऐसी ट्यूब में, है ना। तो ये जो एंगल है कौन सा ये वाला एंगल, ऐसे, इस एंगल को बोला जाता है जो देखो ये पॉइंट है ना। इस पॉइंट पे वाटर और जो ट्यूब है वो कांटेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट टू दी वाटर लेवल, ड्रॉ ए टेंजेंट टू दी वाटर लेवल, कहाँ, वेयर वाटर एंड ट्यूब आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद उस टेंजेंट और ट्यूब के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, समझे। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द ट्यूब इज कॉन्टैक्ट एंगल। अब तुम बोलोगे कि टेंजेंट और ट्यूब के बीच में ये वाला एंगल भी तो है थीटा, तो इसको बोलो कॉन्टैक्ट एंगल। नहीं, आपको कौन सा पाथ लेना है, थ्रू द लिक्विड, एंगल शुड पास थ्रू दी लिक्विड, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल निकालने का तरीका है। अब वाटर लेवल नीचे की तरफ से जाएगा या ऊपर की तरफ से, ये कौन चीज़ डिसाइड करता है। अगर वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, मतलब एडहेसिव फोर्स, वो ग्रेटर है देन दी कोहेसिव। कोहेसिव किसके बीच में होगी, वाटर और ट्यूब के बीच में, है ना। अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा, और अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। व्हेन adhesive forces between water and glass, when adhesive force water, देखो ग्लास, ये ट्यूब और वाटर के बीच में अगर फोर्स ज़्यादा है तो नॉर्मल लिक्विड लेयर ये थी फॉर एग्जांपल, ये, तो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर गया। अगर इसको ऊपर जाना है तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होनी पड़ेगी ना। एडहेसिव किस किस के बीच में होती है, बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स। तो ट्यूब और पानी के बीच में अगर फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पानी और पानी की फोर्स,
तो ट्यूब और पानी वाली फोर्स ऊपर ले जाएगी कॉन्टैक्ट वाले जगह पे पानी को. सो व्हेन एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस वाटर लेवल विल राइज. ठीक है. और व्हेन कोहेसिव फोर्स मतलब देखो जब पानी होता है ना तो पानी का ऐसे सरफेस बनती है ऐसे. अगर आप मरकरी देखोगे थर्मामीटर में तो वो ऐसे बनेगी. ठीक है ऐसे. तो इसमें मरकरी फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स, और मरकरी और ग्लास के बीच में फोर्स कम है एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स किस किस के बीच में? बिटवीन मरकरी एंड ट्यूब. ठीक है. जब कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ऐसा बनता है. कैसा? ऐसा. और जब एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो ऐसा. ठीक है. अब ये जो पतली ट्यूब्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? चलो छोड़ो अभी. इन पतली ट्यूब्स में ये जो ऐसे बनता है, जो पानी की लेयर ऐसी बनी या मरकरी की लेयर टॉप लेयर ऐसी बनी, इन लेयर्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मेनिस्कस. जैसे हम टॉप सरफेस बोलते हैं ना, मेनिस्कस कुछ नहीं होता, टॉप सरफेस होती है. टॉप सरफेस. टॉप सरफेस मतलब जब आपने टैंक लिया था तो टैंक में टॉप सरफेस ये वाली थी, है ना, जो सबसे ऊपर थी. ये तो बीच वाली सरफेसेस हैं. लेकिन यहाँ टॉप सरफेस की दो जगहें होती हैं, दो पोजीशन होती हैं, एक ये और एक ये. समझे? इसमें टॉप सरफेस की दो लोकेशंस होती हैं, एक नीचे एक ऊपर. नीचे वाले को बोलते हैं लोअर मेनिस्कस, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर मेनिस्कस. समझे? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस. एक लोअर मेनिस्कस होता है और एक अपर मेनिस्कस. ठीक है. अब देखो, अगर तुम टेबल पे पानी की बूंद डालोगे तो पानी की बूंद कैसे बन जाती है? ऐसी. कभी देख, अभी करके देख लेना क्लास में. एक ड्रॉप लेना पानी का, उसको टेबल पे डालो, ऐसा बन जाएगा. तो कांटेक्ट एंगल कैसा बनेगा? इस पॉइंट पे आप बनाओ टेंजेंट और पानी के थ्रू आना है ना. तो ये थीटा, तो ये थीटा होगा कांटेक्ट एंगल. तो पानी के केस में थीटा 90 से कम आ रहा है ना. थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. थीटा को ही कांटेक्ट एंगल बोलते हैं. वाटर एंड ग्लास कांटेक्ट एंगल इज क्या? 0 डिग्री. ये थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. वाटर और ग्लास के बीच में कांटेक्ट एंगल कैसा होता है? 0 डिग्री. 0 डिग्री मतलब कैसा? यहाँ पे टेंजेंट बनेगी इस जगह पे, है ना. यही तो 0 डिग्री बना. फिर ट्यूब में और टेंजेंट में एंगल 0 डिग्री. इसका मतलब जो मेनिस्कस है वो कैसा होगा? परफेक्ट हेमिस्फीयर. मेनिस्कस कैसा होगा? परफेक्ट हेमिस्फीयर. ठीक है. अब मरकरी का ड्रॉप कैसा बनता है? ऐसा, पानी से अपोजिट. यहाँ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल बन आता है कॉन्टैक्ट एंगल इसमें. ठीक है. समझे? यही कॉन्टैक्ट एंगल है तुम्हारे. आ जाओ. देखो, अब जब जो तुम्हारी ट्यूब है, ट्यूब का डायमीटर बहुत छोटा कर दें, जैसे आपके पेड़ के बीच में, ट्रीज़ के बीच में होता है कि नहीं होता? जाइलम और फ्लोएम, उनका डायमीटर बहुत कम होता है. जैसे हमारे बाल होते हैं उतने पतले होते हैं वो. या फिर तुमने देखा होगा दिवाली में जो दिया जलाते हैं हम, दिए में नीचे से तेल आता है ऊपर, और ऊपर वो जो कॉटन होता है हमारा वो जलता रहता है ना. हमने तो कोई मोटर लगा के नहीं रखी जो कॉटन तक ऊपर तेल पहुंचाएगी. वही कॉटन की विक जो होती है, दैट एक्ट्स एज व्हाट? कैपिलरी. जब भी बहुत छोटा डायमीटर होगा ट्यूब का उसको बोलते हैं कैपिलरी. ठीक है. अब देखो होता क्या, मान लेते हैं ये हमारे पास पानी की सरफेस थी ऐसे. तो इस पानी की सरफेस में आप जब भी
ये मान लो मैंने बड़ी सी पाइप एक डाल दी ऐसे, बहुत मोटी पाइप, तो पानी वैसे ही बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही पानी, ये जो पाइप है, पाइप का डायमीटर कम कर देंगे ना, बहुत कम, ऐसे पतली सी, तो पानी क्या करता है, पानी इस पाइप में ऊपर चढ़ जाता है, एक पर्टिकुलर हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, समझे? ऐसा कुछ बनेगा, कैसा, ऐसा, ये पानी है नीचे और पानी चढ़ गया ऊपर। अब वहाँ मिनिस्कस ऐसा बनेगा, है ना, फ्लैट तो बनेगा नहीं, ऐसा होगा मिनिस्कस आपका। अब देखो, अब होता क्या है, जब भी डायमीटर 10⁻³ mm होगा तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इतना ही होना चाहिए, 10⁻³ mm या इससे भी कम, ठीक है, तो पानी इसमें ऊपर चढ़ जाएगा। बात समझे? मोटे पाइप्स में ये नहीं होता है, पतली पतली ट्यूब्स में होता है। इसी को बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं कैपिलरी राइज। और इसका रीज़न क्या है? एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव नहीं होगी, कोहेसिव होती तो वाटर वाटर यहीं पे बैठे रहते, क्योंकि वाटर वाटर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाती, क्योंकि वाटर ग्लास या वाटर ट्यूब फोर्सेस ज़्यादा हैं तो पानी ऊपर चढ़ा गया। ठीक है, अब हमने पॉइंट ले लिए कुछ, एक ये पॉइंट ए, ये बी, और एक ये टॉप मिनिस्कस पे सी। ठीक है, देखो रेडियस कितना ले लिया हमने, लेस देन 10⁻²⁻²। ठीक है, अच्छा अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो लेवल है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है कि नहीं होता है? तो बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, P0, जो एयर प्रेशर है ऊपर, है ना, PB इज P0। PA कितना होगा, है ना, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो PA भी P0 होगा, बिकॉज ऑफ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू P0, सही है। अब नीचे से ऊपर चलो तो PC कितना होगा, देखो, PC प्लस h ρg इट इज इक्वल टू PA, तो PC कितना आ गया, PA माइनस h ρg, PA P0 है, P0 माइनस h ρg इज PC, है ना, PC कितना आ गया, P0 माइनस h ρg। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन लगा दें, यहाँ पे हमें पता है कि एक्सेस प्रेशर कितना होता है, P एक्सेस इट इज इक्वल टू P इन माइनस P आउट इट इज इक्वल टू, अब देखो एक साइड में पानी है, यहाँ पानी इस स्फीयर के लिए हेमीस्फीयर बोल दो या फिर, और इस तरफ एयर है, तो एक ही सरफेस बनेगी, तो क्या लिखेंगे 2T/r, है ना, दो सरफेस बनती, दोनों साइड एयर होती तो 4T/r लिखते, सही है ना। r क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मिनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और P इन कितना है, ये इनसाइड बनेगा, ये वाली जगह P इन है P0, है ना, और P आउट कितना है, PC हमने क्या निकाला अभी, P0 माइनस h ρg, तो P0 माइनस P0 माइनस h ρg, तो बन गया h ρg इट इज इक्वल टू 2T/r। समझ आया, P इन माइनस P आउट इट इज इक्वल टू 2T/r, P0 P0 कट गया, बच गया h ρg इट इज इक्वल टू 2T/r, तो h मिल गया तुम्हें, h इज 2T/ρg/r। r क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो यहाँ पे सरफेस बनी इसका रेडियस, समझे। अब क्या ये प्योर हेमिस्फीयर है, नहीं, है ना, ये कैसा हो सकता है, देखो अगर ये प्योर हेमिस्फीयर होता तो ये ऐसा होता, बट ये ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा, है ना,
तो हम इस वाले के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस वाले के लिए डिराइव करते हैं अब आगे। एच तो मिल गया हमें कि हाइट कितनी आएगी इस एच की, 2t/ρgr। अच्छा, अब मान लिया ऐसे बना, मिनिस्कस ऐसा बना, ठीक है। ये आ गया रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये तुम्हारा थीटा आ गया कॉन्टैक्ट एंगल, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है ना। ये क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ क्या, इसका रेडियस, मिनिस्कस का रेडियस, बड़ा आर इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस, लिख लो, बड़ा आर इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस, छोटा आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। थीटा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल, सही है। अच्छा, अब देखो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना आ रहा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, छोटा आर बाय बड़ा आर, तो बड़ा आर क्या आ गया तुम्हारा, छोटा आर बाय कॉस थीटा, बस बड़ा आर मिल गया, छोटा आर बाय कॉस थीटा। देखो अब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला h इज इक्वल टू 2t/ρrg, तो बड़ा आर तो हमें पता नहीं था, है ना। देख बड़ा आर तुझे पता चल जाएगा कब, अगर वो बोलते प्योर वाटर एंड ग्लास है, ये भी हमने देखा, प्योर वाटर और ग्लास के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो परफेक्ट हेमिस्फीयर बनता है, तो इसमें बड़ा आर इज इक्वल टू छोटा आर, है ना। लेकिन मान ले वो कुछ और चीज़ है, ऑयल है, कुछ और है, तब तो परफेक्ट हेमिस्फीयर नहीं बनेगा ना, तो उसी के लिए हम निकाल रहे हैं सब कुछ। तो h कितना आ गया, 2t/ρg छोटा आर कॉस थीटा। अब देखो तुम लोग, मरकरी के लिए कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, ये मरकरी का कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज़्यादा, मान लो 100, 110, 120 डिग्री है ना, और कॉस 120 डिग्री इज नेगेटिव, है ना, तो h क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो मरकरी के केस में क्या होता है, ये ट्यूब डाली तुमने, ये लेवल था पहले पानी का या मरकरी का, मरकरी लेंगे ना इधर, तो इसमें क्या होता है, जब तुम देखोगे तो मरकरी नीचे चली जाएगी, ऐसे ऐसा सा बन जाएगा कुछ, ठीक है। यहाँ पानी ऊपर चढ़ जाता था ना लेवल से ऊपर, मरकरी के केस में नीचे आ जाता है, क्यों, H नेगेटिव आता है, इस लेवल से नीचे आएगा पानी, ठीक है, मरकरी, सॉरी पानी बोल रहा हूँ मैं, बात समझ आई। चलो एक और प्रूफ देख लो कि H कैसे निकाला जाए, ठीक है। अब देखो ये मिनिस्कस आ गया हमारा, कहाँ पे, ये है ना, ये जो आएगा ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, एक बॉल है, बॉल का एक पार्ट बनेगा, है ना, तो ये कैप टोपी के टाइप पे होगा कुछ, जो तुम सर पे कैप लगाते हो, तो ऐसा कटोरी टाइप कुछ बनेगा, है ना, जिसका ये आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, है ना। तो यहाँ क्या लगेगा, जहाँ पानी और ट्यूब जुड़ रहे हैं, एडहेसिव फोर्सेस, है ना, और पानी के बीच में क्या होगा, सरफेस टेंशन बनेगी कि नहीं बनेगी, इस लेयर में सरफेस टेंशन होगी कि नहीं होगी, होगी, तो वो कैसे लगेगी, ऐसे, ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, थीटा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल, है ना, देखो यहाँ से ये थीटा, तो ये भी थीटा, थीटा इज माई कॉस, ये कॉन्टैक्ट एंगल। देखो अब टी साइन थीटा और टी साइन थीटा कट गए, और टी कॉस थीटा जुड़ गए, टी कॉस थीटा इज एडिंग, टी साइन थीटा इज कैंसलिंग, है ना। तो ये जो पानी इधर आया, इसका जो mg है, देखो ये जो पानी इस जगह में आया, कैपिलरी में ऊपर आ गया, जो भर गया पानी, इसका मास, इसका वेट क्या होगा,
इसके वेट को बैलेंस कौन करेगा? सरफेस टेंशन करेगी, है ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या आ जाएगी? सरफेस टेंशन इंटू 2πr cos थीटा। या ऐसे कर लें, 2πr cos थीटा ना बोल के हम ऐसे करते हैं। कैसे? ये आएगी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये कितनी होगी? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हमने निकाल ली, कितनी? टी कॉस थीटा, क्योंकि टी कॉस थीटा ही लग रही है ऊपर की तरफ, इनटू प्रोजेक्टेड एरिया करते थे हम, है ना। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है? ये वाला, ये कितना है? 2πr, छोटा r, सही है। और ये जो इतना पानी है इसका वॉल्यूम कितना है? देखो ये जो है ना ऊपर मिनिस्कस बहुत छोटा होता है, तो लगभग यहाँ एक सिलेंडर बन गया तुम्हारे पास। सिलेंडर कितना? उसका वॉल्यूम πr²h इंटू डेंसिटी इज मास इंटू जी इज वेट, है ना। तो h कितना आ गया? 2t cos थीटा अपॉन ρrg, छोटा r लिखा है ना। अगर cos थीटा को हटा दूँ तो बड़ा r आ जाएगा इधर, समझे? तो वही आंसर आया फिर से। लेकिन देखो इसमें हमने किया क्या कि इसमें ये जो ऊपर पानी आया ये इन कॉर्नर्स में, इसको नहीं ले रहे हम, है ना। ये जो कॉर्नर में पानी आ रहा था इनको नहीं ले रहे थे ना, हम सीधा इतना ले रहे हैं कि वॉल्यूम इज πr²h, है ना। वॉल्यूम कितना? πr²h इंटू रो इंटू जी इज वेट इस पानी का। बट यहाँ पे भी तो पानी है कि नहीं है? देखो एग्जांपल ले लो, प्योर वाटर और ग्लास के केस में थीटा 0 डिग्री, तो परफेक्ट हेमिस्फीयर बनता है ना। तो यहाँ cos थीटा, ये जो हम cos थीटा लिखते हैं, ये नहीं, ये t cos थीटा, ये t cos थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ थीटा 0 तो cos 0 1, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितनी आ जाएगी? t इंटू 2πr, ये वाला एरिया बोल रहा हूँ, सरकमफ्रेंस, ये लेंथ है ना। सरफेस टेंशन इंटू लेंथ इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, हाँ है ना। हाँ, अब यहाँ वॉल्यूम कितना? πr²h इंटू रो मास हो गया इंटू जी वेट हो गया, इतने पानी का। और इतने पानी का कितना? इतने पानी का हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी? इसकी हाइट भी छोटी r, क्योंकि परफेक्ट हेमिस्फीयर है, तो πr²r। देखो इस पूरे सिलेंडर में से इस स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो ये पानी का वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ वाले का, है ना। वही कर रहा हूँ, πr²h माइनस आधा स्फीयर है, पूरे का वॉल्यूम होता है 4/3, तो आधे का 2/3 πr³ इंटू रो इंटू जी। तो यहाँ से जो h मिलेगा तुम्हें, यहाँ से वही रियल वैल्यू ऑफ h होगी, समझे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है, इन अ सेटअप ऑफ कैपिलरी h इज 10 सेंटीमीटर, पानी कितना ऊपर चढ़ा? 10 सेंटीमीटर। नाउ कैपिलरी इज कट सच दैट लेंथ ऑफ कैपिलरी इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। देखो जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में जो पेन है वही कैपिलरी है, तुमने पानी में डाला तो पेन में कहाँ तक पानी भर गया? 10 सेंटीमीटर तक, सरफेस से ऊपर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब तुमने पेन काट के कर दिया कितना? 5 सेंटीमीटर का, तो अब क्या पानी बाहर आएगा? मतलब जैसे फाउंटेन होता है, फाउंटेन की तरह छोटे पेन में से पानी बाहर आएगा क्या? सो द आंसर इज नो, पानी बाहर नहीं आएगा। लिखो, इफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी इज, if the length of the capillary is less than h, then water will never come out. Then water will never come out. How? फुल स्टॉप डाल के लिखो हाउ, फिर नीचे लिखो
एच कितना आया था हमारा, एच आया था 2t बाय रो आर बड़ा आर जी, है ना। एच का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, एच इज़ 2t बाय रो आर जी, इसी को लिखते थे 2t कॉस थीटा बाय रो छोटा आर जी, है ना। इस फॉर्मूले को देखो, बड़े आर वाले को, तो एच, अब जब तुम्हारा पेन ही 5 सेंटीमीटर का तो एच 5 सेंटीमीटर ही आएगा। 5 कैसे हो जाएगा, आर बढ़ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, पानी का जो मेनिस्कस का कर्वेचर है उसका रेडियस बढ़ जाएगा, समझे। दिस आर विल चेंज, समझे, ये वाला आर, ठीक है। बात समझ आई। अब देखो रियल फार्मूला क्या है, जो हमने पी एक्सेस निकाला था ना, 2t बाय आर ड्रॉप के लिए, फॉर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप लिख लो या कोई भी ऑयल ड्रॉप कुछ भी, है ना। तो पी एक्सेस क्या होता है, पी एक्सेस इज पी इन माइनस पी आउट। इसका रियल फार्मूला है टी बाय आर वन प्लस टी बाय आर टू, ठीक है। इसका रियल फार्मूला क्या है, टी बाय आर वन प्लस टी बाय आर टू। और ये आर वन आर टू क्या है, देखो तुम मान लो एक हेमीस्फेयर है, ठीक है। हेमीस्फेयर में तुम एक कहीं पे भी रेडियस मान लो r1, मान लो हमने ये रेडियस मान लिया r1, ठीक है, ये ग्रीन वाला यहाँ पे। तो ये रेडियस हमने इस प्लेन पे माना, है ना। ये जो था इस प्लेन पे रेडियस मान रहे हैं हम, ये तुम क्या करो, ये जो ब्लैक वाला प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लो, और तो ऐसा कुछ बनेगा, और फिर उसमें एक रेडियस मानो r2, सच दैट r1 एंड r2 आर टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। r1 और r2 क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। हेमीस्फेयर के लिए r1 और r2 बराबर होंगे, है ना, कि नहीं होंगे, होंगे। जितने भी स्फेरिकल बॉडीज़ हैं उनमें r1 r2 हमेशा बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, टी बाय आर प्लस टी बाय आर, तो बन जाता है 2t बाय आर, है ना। अच्छा अब देखो क्वेश्चन लिखो तुम, वी हैव टू प्लेट्स, we have two plates kept very close to each other, kept very close to each other such that distance between the plates is छोटा d, such that distance between the plates is छोटा d, ठीक है। लिखो फिर फुल स्टॉप, छोटा d इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -3 mm, छोटा d इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -3 mm, ठीक है। दिस प्लेट सेटअप, आगे लिखो, दिस प्लेट सेटअप इज डिप्ड इनटू प्योर वाटर, दिस प्लेट सेटअप इज डिप्ड इनटू प्योर वाटर, this plate setup is dipped into pure water, full stop. Find the height up to which the water will rise, find the height up to which the water will rise
बिटवीन द प्लेट्स। देखो अब ट्यूब नहीं है, फाइंड द हाइट अप टू विच वाटर विल राइज बिटवीन द प्लेट्स। अब तुम्हारे पास ट्यूब नहीं है, अब प्लेट्स हैं। पहले ट्यूब होती थी, है ना, तो तुम्हारे पास मेनिस्कस कैसा बनता था, हेमिस्फेरिकल या कैप टाइप। अब कैसा बनेगा, अब देखो जैसे तुमने दो दीवारों के बीच में एक रस्सी लगा ली, है ना, ऐसे, तो रस्सी ऐसे हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाएगी रस्सी, है ना। अब ये तुम्हारे पास प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या डाल दिया तुमने, इन दोनों प्लेट्स को पानी में डाल दिया, तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे, है ना। क्यों, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि D इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ mm। सही है। अब मेनिस्कस कैसा बनेगा, हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल तो नहीं बनेगा। तुम कागज़ लो, पेपर लो अपने हाथ में, कोई भी पेपर एक उठा लो, उस पेपर को तुम ऐसे दोनों हाथों से बेंड करने की कोशिश करो, दो कॉर्नर से बेंड करो उसको। पहले शीट तुम्हारे पास पेपर की ऐसे थी, अब तुमने क्या किया, उसको बेंड किया, तो पेपर कैसा हो जाएगा, ऐसा, है ना। ऐसे बेंड हो जाएगा ना। कैसे, फिर से बनाता हूँ एक बार। ऐसे, है ना, ये मेनिस्कस बनेगा। तो इसमें एक रेडियस तो हमारा बन जाएगा ये, हाँ है ना। अब इसके जो परपेंडिकुलर रेडियस लेंगे, ये तो R1 आ गया, वो ऐसा बनेगा। अब रेक्टेंगुलर प्लेट्स का वो तुम्हारे को एरिया तो दे नहीं रहा था, है ना। इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर प्लेट्स लिख लो तुम, इनफाइनाइट लॉन्ग रेक्टेंगुलर प्लेट्स। प्लेट कैसी है, इनफाइनाइट है, तो R2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। R1 कितना हो जाएगा, D/2, सही है। R1 हो जाएगा D/2 और R2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये पेपर ख़त्म ही नहीं होगा कभी, इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, है ना। अगर प्लेट्स की लेंथ दे देता तो हम ले लेते उसको L/2, ठीक है। तो P(x(s) क्या लिखूँगा, ये देखो P(x(s) T/R1 प्लस T/R2, तो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, तो बनेगा T/D/2, सो 2T बाई छोटा d इट इज़ इक्वल टू P(x(s). P(x(s) क्या होता है, P(in) यहाँ पे, P(out) यहाँ पे, है ना। तो P(in) कितना, P0, और P(out) कितना, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा मेनिस्कस के जस्ट नीचे, P0 माइनस H(ρg), है ना। अगर पूरा लगाता तो यहाँ माइनस आता, तो ब्रैकेट हटा दिया तो प्लस आ गया, ठीक है। बात समझ आई, तो P0 कट गए तो H मिल जाएगा यहाँ से, समझे। H कितना आ गया, ये दोनों कट गए P0, तो H आ गया 2T बाई छोटा d ρg। इस हाइट तक पानी प्लेट्स में ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखो, अब अगर तुम कभी ब्लड टेस्ट कराने गए होगे तो तुमने देखा होगा, वो ब्लड निकालता है, एक स्लाइड पे रखता है और एक छोटी सी कैपिलरी लेता है, उसको जैसे ही ब्लड के साथ टच करता है तो ब्लड कैपिलरी में ऊपर घुस जाता है। यही है कैपिलरी राइज, ठीक है। अब एक फिनोमेना इसमें बहुत अच्छा है, क्या, मान लो एक स्लाइड थी तुम्हारे पास, ये ब्लैक वाली, ठीक है। एक स्लाइड कौन सी, ब्लैक वाली, इसमें तुमने ब्लड का ड्रॉप डाला एक, ठीक है।
और ऊपर से एक स्लाइड और रख दी ग्रीन वाली, वो भी दोनों ग्लास की हैं, ये भी ग्लास की, ये भी ग्लास की, ठीक है। अंदर ब्लड है एक ड्रॉप, उस ड्रॉप का रेडियस आर, और स्लाइड्स डाल दी ऊपर से तुमने। अब जब तुम इन स्लाइड्स को खींच के दूर करने की कोशिश करोगे ना, इसको इधर खींच लें और इसको इधर खींच लें, तो बड़ा मुश्किल होता है, नहीं खींच पाते इनको, ठीक है। ऐसे मान लो ये ग्रीन वाली स्लाइड है और ये ब्लैक वाली स्लाइड है, तो अगर मैं इनको ऐसे खींच के दूर करने की कोशिश करूँ, बड़ा मुश्किल होता है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको स्लाइड करते हैं ऐसे ऐसे, इधर और इधर खींचते हैं, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं और ये दूर दूर हो जाती हैं आराम से। नहीं तो अगर हम ऐसे खींचेंगे ना तो ये टूट जाएंगी, पहले तो खींच ही नहीं पाएंगे, खींच भी गई तो टूट जाएंगी फिर, समझे। यही रीज़न है कि इनको स्लाइड्स बोलते हैं, इनको हमेशा ऐसे 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 खींचना पड़ता है, स्लाइड करना पड़ता है, तो नाम भी डल गया इनका स्लाइड्स, ठीक है, ग्लास स्लाइड्स। अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ से खींचना मुश्किल है और ऐसे खींचना इजी है, वाई। देखो ये हमारी ब्लैक वाली स्लाइड कौन सी, ये वाली, ये ग्रीन वाली स्लाइड कहाँ, ये, ठीक है। अब बीच में क्या डाल गया, ब्लड, ये ब्लड आ गया, है ना। अब ब्लड में मिनिस्कस ऐसा बनेगा, ये याद रखना तुम्हें, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर ऐसा भी तो बन सकता है, नहीं, वो बनता ही ऐसे, ठीक है। ये जहाँ बीच में H2O लिखा है, यहाँ क्या है, ब्लड, मान लो कि पानी है। अब अभी हम क्या मान रहे हैं, पानी, और हमारी लैब में यहीं पे ब्लड होगा, है ना। चलो, तो ये मिनिस्कस बन गए ऐसे, ठीक है। अब देखो इनकी बीच में डिस्टेंस कितना है, स्लाइड्स के बीच में, छोटा डी, ठीक है। अब देखो तुम लोग, यहाँ प्रेशर P0 होगा, बाहर एयर है, एयर के अंदर प्रेशर क्या होगा, अंदर ब्लड वाली साइड पे, तो प्रेशर विल बी P एक्सेस कितना होता था, P एक्सेस इट इज इक्वल टू P इन माइनस P आउट, इट इज इक्वल टू, ये ड्रॉप बना ना, तो 2T/R, और 2T/R को कैसे लिखते हैं, T/R1 प्लस T/R2, है ना, रियल फार्मूला लिख रहे हैं हम। तो P इन, ये पॉइंट तो इनसाइड हो गया ना ब्लड के अंदर, तो P इन निकालेंगे, तो P इन कितना आ गया, P आउट है P0 माइनस T/R1 माइनस T/R2, R1 तो ये वाला तो आ गया हमारा D/2, है ना, रेडियस। फिर एक परपेंडिकुलर रेडियस निकालना है, वो कितना होगा, देखो एक ये रेडियस बड़ा R जो ब्लड ड्रॉप का रेडियस था, और एक रेडियस क्या आएगा, इस D/2 का आधा, इसके परपेंडिकुलर, है ना, जो कि ऐसे क्रॉस में दिखाऊंगा मैं। सो T/D/2 माइनस T/R, ठीक है। ये आ गया P इनसाइड, समझे, इसको लिख देता हूँ P इन। अब तुमने फोर्स लगाई स्लाइड पे, ये काली वाली स्लाइड पे ऊपर, F एक्सटर्नल, और स्लाइड के बाहर प्रेशर क्या है, यहाँ पे P0, है ना, और स्लाइड के अंदर जस्ट प्रेशर कितना है, ये जो P इन है, ये यहाँ पे है प्रेशर, ये लिख दिया इतना, समझे। ग्लास का mg नीचे लग रहा है स्लाइड का, है ना, मास ऑफ ग्लास इंटू जी। और कौन कौन सी फोर्स लग रही है, इस P0 की वजह से फोर्स कितनी लगेगी, प्रेशर इंटू एरिया, और इस P इनसाइड की वजह से फोर्स कितनी लगेगी ऊपर, इतनी, दिस प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द स्लाइड। तो F एक्सटर्नल कितना होना चाहिए अब, F एक्सटर्नल प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, है ना। F एक्सटर्नल में इसको ऐड करो और ये इन दोनों के बराबर होने चाहिए,
तो एफ एक्सटर्नल कितना चाहिए तुम्हें, नीचे कितनी लगी नेट, नीचे लग गई पी नॉट इंटू एरिया प्लस एम जी, है ना, नीचे की तरफ यही दो फोर्सेस हैं, माइनस ये वाली फोर्स, है ना, इतनी एफ एक्सटर्नल होनी चाहिए। हमें क्या लग रहा था सिर्फ एम जी के बराबर होनी चाहिए, बट वो तो बहुत ज़्यादा है, ये भी आ गई, ये भी है ना। चलो पी नॉट कट गए अगर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये सब तो ऐड हो जाएंगे ना, एम जी में ये वाली टर्म ऐड हो जा रही है। तो यही रीज़न है, लिखो इसके नीचे, इसके नीचे लिखो तुम लोग, एफ एक्सटर्नल कितनी आ गई, पी नॉट इंटू एरिया कट गए, तो एम जी प्लस 2t बाई छोटा डी प्लस टी बाई बड़ा आर, है ना। here f external required to pull the upper slide apart from the lower slide is mg plus 2t by छोटा d and t by छोटा r, ये बड़ा सॉरी, is mg plus 2t by छोटा d and t by बड़ा r। अब छोटा d 10⁻³ है, पहले ही उसी ऑर्डर में होता है ना, तो ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, तो कितनी 1000 न्यूटन तो यही बन गए, है ना, बने कि नहीं बने। इसीलिए ये फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। दिस लिखो फिर, d इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ mm, सो दिस विल कंट्रीब्यूट 1000 न्यूटन टू एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल को 1000 न्यूटन ये देने पड़ेंगे एक तो, छोटे डी वाले। सो दिस इज द रीज़न वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल द स्लाइड्स अपार्ट, सो द टेक्नीशियन हैज़ टू स्लाइड देम टू डिटैच देम, ठीक है। तो हर वो क्या करता है, उनको स्लाइड करता है, इधर और इधर खींचता है, तो ये अलग अलग हो जाती हैं फिर, ठीक है। आ जाओ अब आ गई एक और टर्म, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या चीज़ है, आसान भाषा में इसको बोलो फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स। विस्कोसिटी इज फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स। जैसे मान लो तुमने एक बोतल में ले लिया पानी, एक में ले लिया कोकोनट ऑयल, एक में ले लिया हनी, ठीक है, और तीनों को टेबल पे गिरा दिया, कौन सबसे तेज़ चलेगा? ऑब्वियसली पानी तेज़ चल जाएगा, है ना। उसके बाद ऑयल की स्पीड थोड़ी कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी? हनी की, है ना। बात समझे? ये फ्रिक्शन बिटवीन ऑयल एंड सरफेस नहीं निकाल रहे हम, या वाटर एंड सरफेस नहीं, फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर, ऑयल एंड ऑयल, हनी एंड हनी, समझे? विस्कोसिटी क्या चीज़ है? फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स। अब देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये लेयर्स थी पानी की, ये अलग अलग लेयर हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये टॉप लेयर थी ये वाली, इसके ऊपर हमने एक प्लैंक रखा, वुडन प्लैंक। वो किसके कांटेक्ट में है? इस टॉप लेयर के साथ, बस। और इस प्लैंक को हमने v वेलोसिटी से आगे खींच दिया, समझे? प्लैंक इज गिवन v वेलोसिटी इन द राइट डायरेक्शन। तो क्या होगा, प्लैंक की जितनी वेलोसिटी होगी उतनी ही इस लोअर लेयर की हो जाएगी, दोनों सेम स्पीड से चल जाएंगे। घर पे करके देखना, आज बाल्टी में जो टॉप लेयर है उसको टच करना और आगे की तरफ हाथ हिलाना, तो देखना वो लेयर भी आगे चलेगी, है ना। फिर जिस स्पीड से टॉप लेयर चली उससे थोड़ी सी कम होती है, इस देखो प्लैंक से थोड़ी सी कम होगी टॉप लेयर की, उससे थोड़ी सी कम, उससे नीचे वाली, उससे नीचे वाली की और कम, और नीचे नीचे आते आते वेलोसिटी ऑफ लेयर्स विल
ये सब वेलोसिटी ऑफ लेयर्स विल डिक्रीज। समझे? जैसे जैसे नीचे आओगे हर एक लेयर पे तो वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी। और ये जो नीचे वाला है रिवर बेड के पास, यहाँ लगभग स्पीड क्या होगी? 0 ड्यू टू दिस प्लैंक। ऐसा नहीं कि नीचे वाला पानी चलता नहीं है, चलता है, बट जो स्पीड इसकी होती है उतनी इनकी नहीं होती। ठीक है, समझे? लिखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय लोअर लेयर ऑन द अपर लेयर, फोर्स एक्सर्टेड बाय लोअर लेयर ऑन दी अपर लेयर, नीचे वाली जो ऊपर वाली पे लगाती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय लोअर लेयर ऑन दी अपर लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन कॉन्टैक्ट। पहला क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन कॉन्टैक्ट एंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dy। y क्या है? ये हाइट ऑफ द वाटर लेयर। ठीक है, dv बाई dy। अब ये dv बाई dy है क्या चीज़? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर बेड। लिखो, dv बाई dy क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर बेड। ठीक है, तो f किस किस के प्रोपोर्शनल आई? f आ गई प्रोपोर्शनल एरिया इन कॉन्टैक्ट एंड dv बाई dy। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, वो आ जाता है माइनस ईटा। ठीक है, तो फोर्स कितनी आ गई? माइनस ईटा ए dv बाई dy। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नीचे वाली लेयर पीछे वाली पे, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, तभी तो स्पीड कम होती जाएगी धीरे धीरे नीचे जब आओगे, है ना? तो दिस ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अच्छा, ईटा की यूनिट क्या होगी? इस ईटा की यूनिट kg पर मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी? kg पर मीटर पर सेकेंड। इसी को बोलते हैं पॉइजली। पॉइजली इज द SI यूनिट ऑफ ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की SI यूनिट क्या है? पॉइजली। और पॉइजली क्या है? kg पर मीटर पर सेकेंड। इसी को अगर CGS में कर दें तो पॉइजली का क्या बन जाता है? पॉइज। और kg का क्या बन जाएगा? ग्राम। मीटर का सेंटीमीटर। सेकंड सेकंड ही रहता है। ठीक है, तो 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज, है ना? ये 1000 हो जाएंगे ग्राम, ये 100 सेंटीमीटर, तो बचा क्या? 10। तो 1 पॉइजली इज 10 पॉइज। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, अ सिलेंडर ऑफ मास m, रेडियस r, लेंथ l। समझे? सिलेंडर का मास m, रेडियस r, लेंथ l इज केप्ट इनसाइड अनदर सिलेंडर ऑफ रेडियस छोटा r, मास छोटा m, लेंथ छोटा l। ठीक है, इसका मास बड़ा m, रेडियस बड़ा r, लेंथ l। और जो अंदर लाल वाला सिलेंडर है उसका रेडियस छोटा r, मास छोटा m और लेंथ उसकी भी l। ठीक है, द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इन दोनों सिलेंडर के बीच में जो जगह है उसको हमने एक लिक्विड से भर दिया, उसकी विस्कोसिटी कितनी है? ईटा। फिर क्या किया? द इनर सिलेंडर, ये जो लाल वाला सिलेंडर है इसको घुमाया हमने। द इनर सिलेंडर स्टार्ट्स रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड आउटर सिलेंडर वॉज एट रेस्ट। और बाहर वाला रुका रहा। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन इनर सिलेंडर स्टॉप्स। हमने अंदर वाले को घुमाया, एक बारी घुमाया ओमेगा से और छोड़ दिया, और बाहर वाला रुका रहा। अब हमें ये पता करना है कि अंदर वाला सिलेंडर कब रुका, है ना? ऐसा तो नहीं कि वो घूमता रहेगा, फ्रिक्शन तो लगी ना, ये फ्रिक्शन तो लगेगी। देखो,
ये ए पॉइंट, ये बाहर वाले पे बी पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ लेयर ऑफ वाटर एट ए, यहाँ जो पानी होगा ए पे उसकी वेलोसिटी क्या है, ओमेगा R1। एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर एट बी इज़ 0, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो सिलेंडर रुका हुआ है ना। अब ये y कितना है, R2 माइनस R1 है ना। अच्छा R1 R2 ले लेते हैं, चलो यहाँ पे रेडियस ले लो, इसका बाहर वाले का R2, अंदर वाले का R1, ठीक है। ठीक है, तो dv कितना आ गया, ओमेगा R1 माइनस 0 है ना। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, ओमेगा फाइन अंदर माइनस बाहर, तो ओमेगा R1 आ गया dv। और dy कितना है, R2 माइनस R1। एरिया कितना है, एरिया ऑफ लेयर्स विच इज मूविंग इज, कौन सी लेयर घूमी, ये अंदर वाली, ए वाली है ना। तो 2 पाई R1 इंटू L1, 2 पाई R1 ये आ गई, मतलब ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर R1 वाला, सो 2 पाई R1 इंटू L1। अच्छा, अब ए पे तुम्हें पता चल गया सब कुछ है ना। ए वाला घूम रहा है, बी वाला नहीं घूम रहा। वाई R2 माइनस R1 है, डी कितना है, ओमेगा R1 डी वाई R2 माइनस R1। एरिया भी मिल गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, माइनस ईटा ए डी वी बाई डी वाई है ना, माइनस ईटा ए डी वी बाई डी वाई। अच्छा, अब टॉर्क कितना आ जाएगा, घूमेंगी तो टॉर्क लगेंगे, टॉर्क इज R क्रॉस एफ। इनर सरफेस पे टॉर्क एट इनर सरफेस लिखो, टॉर्क एट ए कितना आ जाएगा, R1 है, एफ कितना माइनस ईटा ए, ये निकाला हमने है ना, ये रहा एरिया, माइनस ईटा ए डी वी बाई डी वाई, डी वी ए डी वाई ए, हाँ या ना। अच्छा, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इनर सिलेंडर का आई कितना, हॉलो सिलेंडर है ना, तो m R1 स्क्वायर बाई 2, ना सॉलिड सिलेंडर है ये, इनर सिलेंडर इज सॉलिड, ठीक है। इनर सिलेंडर कैसे है, सॉलिड, तो m R1 स्क्वायर बाई 2, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m R स्क्वायर बाई 2, तो m R1 स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा ऑफ द इनर सिलेंडर, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा है ना। ये लिख लिया हमने, ये पूरा शुड बी इक्वल टू ये पूरा, तो माइनस, देखो माइनस क्या चीज़ है, माइनस तो डायरेक्शन है ना बस, तो माइनस हटा दिया, तो R1 ईटा 2 पाई R1 L1 ओमेगा R1 अपॉन R2 माइनस R1 इट इज इक्वल टू m R1 बाई 2 इंटू एल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी है ना। ओमेगा कहाँ से कहाँ ले जाना है, देखो डी टी को ले आओ इधर, और इधर ओमेगा बच जाएगा, ओमेगा को ओमेगा से 0, तो डी टी को इंटीग्रेट करना है 0 से t, बस इंटीग्रेट करो तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जिनका जेई वाले हैं वो इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा आराम से। अब चलो अब लिखो नया, स्टोक्स लॉ। क्या लिखना है, स्टोक्स लॉ। मान लो हमारे पास एक, ये सारा क्या है हमारे पास, पानी है, ये सारा पानी है, ये ब्लैक वाला सब पानी, ठीक है। हमने इसमें एक आयरन की बॉल डाल दी, ठीक है। अब ये बॉल नीचे जाएगी, जैसे हवा में बॉल नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है ना। तो ये नीचे आई,
तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। बट ऐसा जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो एक टाइम पे पता चला कि वेलोसिटी बढ़ती है, जो तुम्हारी बॉल एयर में गिर रही होती है उसकी तो हमेशा एक्सेलरेशन जी होती है ना, बट इसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होती रहती है। इसकी जो नीचे एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, डिक्रीज होती है, बढ़ती नहीं है ना, सेम रहती है, कम होती रहती है। और एक टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगता है। ठीक है, लिखो, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड, if a ball is dropped in a liquid, the speed of the ball going downwards increases. स्पीड तो बढ़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ती, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती। बट दी एक्सेलरेशन डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज, एंड फाइनली एक्सेलरेशन इज जीरो एंड बॉल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी इज called as terminal velocity. This final constant velocity is called as terminal velocity. अब इसकी स्पीड फिक्स हो जाती है, बस अब स्पीड बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट याद करना है, एफ विस्कस। देखो इस बॉल पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, एफ विस्कस है ना, ये फ्रिक्शन की वजह से इसकी ये फोर्स आ रही है जो कि इसके एक्सेलरेशन को कम कर रहा है ना। तो वो एफ विस्कस कितनी आती है, माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ लगती है, -6 पाई ईटा आर वी। वी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, -6 पाई ईटा आर वी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि अच्छा अगर बॉल स्फेरिकल नहीं है तो क्या होगा, तो फॉर्मूला कुछ और आता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में स्फेरिकल बॉल्स का ही है, जितने भी स्फेरिकल मटेरियल हैं उन्हीं के लिए हम स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं, और उसके लिए विस्कस फोर्स कितनी आती है, -6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अच्छा तो ये बॉल आई तुम्हारी, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो थी, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ी और फिर वेलोसिटी कॉमन हो गई, एक सेम वेलोसिटी हो गई वी टी। ठीक है, अब इस बॉल पे यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई तब कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो बाइंड फोर्स लग रही है ना, वो कितनी होती है, वी रो जी। एक विस्कस फोर्स लग रही है 6 पाई ईटा आर वी, और नीचे एम जी लग रहा है ना, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इंटू जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है तो ये सारे मिलके बराबर हो जाते हैं। ठीक है, देखो अब इन दोनों को बराबर कर दो, देखो क्या चीज़ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट इज़ इक्वल टू रो, एंड डेंसिटी ऑफ बॉल, लिख लो ये चीज़, डेंसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, बॉल की डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो आप दोनों फोर्सेस को बराबर कर दो, तो क्या मिला हमें, 6 पाई ईटा आर वी इट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, है ना। तो एक आर से एक आर चला गया, आर स्क्वायर बच गया, तो 2 2 2 3, तो 2/9, ईटा भी नीचे आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो वी टी कितना आ गया, 2/9 डिवाइड बाई ईटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। ठीक है, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या इसको ऐसे याद कर लो, रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। ठीक है,
तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा आता है? पहले तो वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट हो जाती है तब इसको बोला जाता है वीटी टर्मिनल वेलोसिटी, समझे। यहाँ पे ये विस्कोसिटी हमारा ख़त्म होता है, अब हीट चालू करेंगे हम आगे, ठीक है।